हेलो बच्चों। आज हम क्लास 9 के इतिहास के एनसीईआरटी के बुक के चैप्टर 1 का प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे जो आपके टर्म 2 में आने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? यानी फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन किन हालात में हुई, कैसे हालात थे जिसके कारण फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई। तो आइए इसके उत्तर को देखते हैं। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत निम्न परिस्थितियों में शुरू हुई। सबसे पहला है आर्थिक संकट। फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वां एक निरंकुश और जीवन विलासी राजा था। इसके राज दरबार में फिजूलखर्ची बहुत होती थी, साथ ही साथ कर्ज का अधिक बोझ हो गया था, जिससे यहाँ की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। दूसरा है सामाजिक विभाजन। फ्रांस में उस समय समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। प्रथम वर्ग में पादरी, दूसरे में कुलीन वर्ग और तीसरे वर्ग में बड़े बड़े व्यवसायी, व्यापारी, कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, भूमिहीन, मजदूर और नौकर थे। केवल तीसरे वर्ग के लोगों को ही कर अदा करना पड़ता था। अब तीसरा पॉइंट, दार्शनिकों का प्रभाव। जॉन लॉक, जियां जॉक, रूसो और मोंतेस्क्यू आदि दार्शनिकों का कहना था कि किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी जन्मजात नहीं होना चाहिए, बल्कि उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। इस प्रकार उन्होंने जनता को जगाने का काम किया। चौथा पॉइंट, मध्य वर्ग का उदय। 18वीं शताब्दी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया। इसमें व्यापारी, किसान के अलावा प्रशासनिक सेवा और वकील जैसे पेशेवर लोग शामिल थे। ये सभी लोग पढ़े लिखे होते थे। अब पांचवा पॉइंट, सामाजिक असंतोष। समाज के पादरी और कुलीन वर्ग को सरकारी कर में छूट थी। सभी प्रकार के करों का बोझ केवल तृतीय वर्ग के लोगों को उठाना पड़ता था। यह समूह चर्च, कुलीन वर्ग और सरकार सभी का कर चुकाते थे, जिसके कारण जनता में काफ़ी निराशा और असंतोष पैदा हो गया था। इन सभी कारणों और परिस्थितियों में क्रांति की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न, फ्रांसीसी समाज के किन तबकों को क्रांति का फायदा मिला? कौन से समूह सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर हो गए? क्रांति के नतीजों से समाज के किन समूहों को निराशा हुई होगी? इस प्रश्न में 3 प्रश्न हैं, तीनों का उत्तर देखते हैं। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद संविधान का निर्माण हुआ और संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई, जिससे फ्रांसीसी समाज के पढ़े लिखे मध्यवर्गीय लोगों को क्रांति का लाभ मिला। ये पहला प्रश्न का उत्तर था। अब दूसरा को देखते हैं। फ्रांसीसी समाज में नए संविधान का निर्माण हुआ, जिससे पादरी और कुलीन समूह सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। अब एक और क्वेश्चन था, उसका आंसर है, क्रांति के नतीजों से समाज के गरीब और महिलाओं को निराशा हुई होगी, क्योंकि उन्हें मतदान पर रोक लगाया गया था। अगला प्रश्न, 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गई? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, फ्रांसीसी क्रांति 19वीं और 20वीं शताब्दी की दुनिया के लिए निम्नलिखित विरासत छोड़ गई। पहला, फ्रांसीसी क्रांति के कारण इतने सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन हुए कि यूरोप का संपूर्ण रूप ही सदा के लिए बदल गया। दूसरा, इसने यूरोप, दक्षिण और मध्य अमेरिका के लगभग हर देशों में क्रांतिकारी क्षेत्रों को प्रेरित किया। तीसरा, इस क्रांति ने समाज को बतला दिया कि अत्याचार और निरंकुश शासन में हमेशा नहीं रहा जा सकता है एवं लोगों में गणतंत्र के विचार को विकसित किया। चौथा पॉइंट, लोगों का मन मस्तिष्क में स्वतंत्रता का भाव जगा दिया, जो संप्रभुता का आधार बना।
इस क्रांति ने दुनिया को एक ख़ास बात सिखा दिया कि क्रांति के माध्यम से समाज के राजनीतिक और सामाजिक ढांचे को बदला जा सकता है। छठा पॉइंट, फ्रांस में लोकतंत्र की नींव पड़ते ही बाकी यूरोप में भी लोकतंत्र फैलने लगा और इनके कारण वहाँ समानती व्यवस्था का नाश हुआ। अगला प्रश्न, उन जनवादी अधिकारों की सूची बनाएं जो आज हमें मिले हुए हैं और जिनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति में है। फ्रांस की क्रांति से नागरिकों को बहुत सारे लोकतांत्रिक अधिकार मिले जो ये हैं। एक नंबर, समानता का अधिकार। क्रांति से पहले फ्रांस में कई समूह के पास जन्मना विशेषाधिकार हुआ करते थे, किंतु फ्रांस की क्रांति से सभी नागरिकों को जन्म से अकानूनी रूप से समान अधिकार का दर्जा मिला। दूसरा पॉइंट, अभिव्यक्ति का अधिकार। हर व्यक्ति या नागरिक को यह अधिकार मिला कि वह अपने मर्जी से नौकरी पाने, लिखने, बोलने और छापने का अधिकार रखते हैं, लेकिन भड़काव या किसी के लिए हानिकारक बात बोलने या छापने का अधिकार उन्हें नहीं है। तीसरा पॉइंट, स्वतंत्रता का अधिकार। सभी नागरिक जन्म से स्वतंत्र हैं और कानून की दृष्टि से भी स्वतंत्र हैं, लेकिन दूसरों को स्वतंत्रता छीनने या हानि पहुंचाने का अधिकार नहीं है। चौथा पॉइंट, सरकार बनाने का अधिकार। सभी नागरिकों को सरकार बनाने या सरकार बनाने की प्रक्रिया में समान रूप से भाग लेने का अधिकार प्राप्त है। पांचवा, न्याय और शोषण विरोध अधिकार। अगर किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा है तो उसे अपना न्याय पाने का अधिकार है, और अगर कोई हमारे साथ या किसी व्यक्ति के साथ शोषण कर रहा है तो वह शोषण के विरुद्ध अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊपर जितने भी अधिकारों की बात कही गई है उसमें स्वतंत्रता, समानता और लोगों के फायदे छुपे हुए थे, और साथ ही साथ यह भी पता चलता है कि इनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति से है, यानी ये कहीं ना कहीं फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न, क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि सार्वभौमिक अधिकारों के संदेश में नाना अंतर विरोध थे? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हाँ, सार्वभौमिक अधिकारों के संदेश में नाना अंतर विरोध थे। महिलाओं को मताधिकार नहीं दिया गया, संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया, केवल उच्चतम वर्ग के लोगों को जो कर चुकाते थे उन्हें वोट देने का अधिकार दिया गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि इन सार्वभौमिक अधिकारों से गरीबों को दबा दिया गया और संविधान केवल उच्च वर्ग के लिए रह गया। महिलाओं को इनसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। अगला प्रश्न, नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है? इस प्रश्न का उत्तर है जैकोबिन सरकार के पतन के बाद नेपोलियन ने एक सैनिक तानाशाह के रूप में मध्य वर्ग के लोगों को भी शासन में भागीदारी का मार्ग प्रशस्त किया। जैसे नया संविधान बनाया गया जिसमें 2 विधान परिषद थे, सारी शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में जाने से बचाने के लिए 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया। डायरेक्टरी का झगड़ा अक्सर विधान परिषद से होता, तब परिषद इन्हें बर्खास्त करने की कोशिश करती। डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता के कारण सैनिक काफ़ी मजबूत हो गए थे। नेपोलियन की शक्ति बढ़ते ही उसने खुद को फ्रांस गणराज्य का शासन घोषित कर दिया। इस तरह हम नेपोलियन के उदय को समझ सकते हैं। अगला प्रश्न, 18वीं शताब्दी के यूरोपीय समाज की उदारवादी विचारधारा से आप क्या समझते हैं? फ्रांसीसी क्रांति के समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के आदर्शों से
प्रेरणा पाकर यूरोप में उदारवादी विचारधारा का उदय हुआ। उदारवादियों ने नागरिक अधिकारों, निर्वाचित सांसद, धर्मनिरपेक्ष राज आदि का समर्थन किया। प्रश्न 8, फ्रांसीसी संविधान में महिलाओं को महत्व नहीं दिया गया, तब महिलाओं ने अपने लिए क्या किया? इस प्रश्न का उत्तर होगा, जब फ्रांसीसी संविधान में महिलाओं को महत्वपूर्ण नागरिक का दर्जा नहीं दिया गया, तब महिलाओं ने अपने हित के लिए कई कार्य किए। पहला, महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत करने और उन पर चर्चा करने के लिए कई क्लब शुरू किए। दूसरा, उन्होंने कई अखबार निकाले। तीसरा, इनकी एक मांग यह भी थी कि उन्हें भी पुरुष के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होना चाहिए। चौथा, महिलाओं ने अपने हितों के लिए मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने और राजनीतिक पदों की मांग रखी। अगला प्रश्न, 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट में बटा हुआ था? किस वर्ग को कर नहीं देना पड़ता था? स्टेट का अर्थ होता है फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को पहचान करने के लिए लोगों को वर्गों में बांटा गया था। इन वर्गों को ही स्टेट कहते हैं। 18वीं सदी में फ्रांस 3 स्टेट में बटा हुआ था। प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग, दूसरे स्टेट में कुलीन वर्ग और तृतीय स्टेट में बड़े व्यापारी, व्यवसायी, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर और नौकर आदि आते थे। कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग को कर नहीं देना पड़ता था। प्रश्न 10, फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव कैसे पड़ी? इस प्रश्न का उत्तर होगा, 1791 में नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया। इसका खास मकसद था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना, यानी शासन एक व्यक्ति के हाथ में होने के बजाय कई शक्तियों द्वारा होगी। अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थानों, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में विभाजित और हस्तांतरित कर दिया गया। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। अब अगले वीडियो में इस किताब के चैप्टर 2 के प्रश्न उत्तर को जानेंगे। अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।